अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू रिजल्ट मित्रा। पिछली क्लास में हम लोगों ने म्यूनिसिपैलिटी पर बात की थी और हम लोगों ने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को कवर कर लिया था, जिसे हिंदी में बोलते हैं स्थानीय स्वशासन। तो वो चैप्टर हम लोग का समाप्त हो गया था। आज का जो चैप्टर है वो आपकी पूरी पॉलिटी के लिए दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जिसका नाम है पार्लियामेंट। और कई क्लासेस से मैं इसको बचा के रखा हुआ था। क्यों? क्योंकि अंत में जब डिस्कस करेंगे तो बहुत सी ऐसी चीज़ें अभी आप डिस्कशन में सुनेंगे या डिस्कशन में पाएंगे जो आप पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक बात और बतानी थी आपको कि मैं जिस जगह से ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसके पीछे मतलब कुछ दूरी पर लोकगीत चल रहा है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कुछ आवाज़ अगर आपको आती है तो उसके लिए पहले आपसे माफ़ी चाहूँगा। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने पिछली क्लास में भर भर के कमेंट में जो मैंने क्वेश्चन पूछे थे उसके आंसर दिए हैं, जिसे देखकर दिल को बहुत तसल्ली एवं खुशी हुई। क्लियर? लेकिन कुछ आंसर्स जैसे गलत थे। जैसे मैंने पूछा था कि पंचायत डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो है 24 अप्रैल। ठीक है, क्योंकि 24 अप्रैल वो दिन था जिस दिन 73वां संविधान संशोधन लाया गया था, मतलब पास किया गया था। तो 24 अप्रैल आप ऐसे याद रखिए कि 24 अप्रैल जो डेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती केस हुआ। 24 अप्रैल को ही पंचायत डे सेलिब्रेट किया जाता है। 24 अप्रैल 1973 को आपके क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर का जन्मदिन होता है। ठीक है, तो 24 अप्रैल इज द इंपॉर्टेंट डेट फॉर इंडिया। क्लियर? तो आज हम लोग को दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करनी है, जिसका नाम है पार्लियामेंट। हिंदी में इसे आप कहते हैं संसद। क्लियर? ये केंद्र की मतलब केंद्रीय स्तर पर एक तरीके से कानूनी निकाय है। ये कानून बनाती है केंद्रीय स्तर पर। मतलब अगर केंद्र को कोई कानून बनाना है तो कहां से बनेगा? वो संसद बनाएगी। क्लियर? इसकी बात की जाती है आर्टिकल 79 से आर्टिकल 122 के भीतर, पार्ट 5 में, भाग 5 में। आर्टिकल 79 से आर्टिकल 122 भाग 5 में पार्लियामेंट किस तरीके से बनेगी, किस तरीके से उसकी प्रोसीजर होगी, उसका ड्यूरेशन कितना होगा, उसका कंपोजिशन कितना होगा, ठीक है, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, प्रिविलेजेस किस तरह की होंगी, शक्तियां कौन कौन सी होंगी पार्लियामेंट के पास, ये सभी बात आर्टिकल 79 से आर्टिकल 122 के भीतर की गई है। क्लियर? अब देखिए, हमारी जो भारत की जो संसद है उसके 3 भाग हैं। पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति। लोकसभा को कहते हैं लोअर हाउस, राज्यसभा को कहते हैं अपर हाउस और राष्ट्रपति जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रेसिडेंट। इतनी बात क्लियर है? अब देखिए, राष्ट्रपति पार्लियामेंट का इंटरनल पार्ट होता है, इंटीग्रल पार्ट होता है। ठीक है, अब एक बात मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए या सोचिए जरा कि मानता हूं कि लोकसभा संसद के भाग हो गई, राज्यसभा संसद का एक पार्ट है, ठीक, लेकिन राष्ट्रपति कैसे पार्ट हो गया? क्योंकि जाहिर सी बात है, क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि यार देखो, कानून तो बनाता है लोकसभा और राज्यसभा मिलके, तो राष्ट्रपति कैसे संसद का पार्ट हो गया? तो मैंने आपको बताया था कि बिना राष्ट्रपति के सिग्नेचर के, बिना राष्ट्रपति की एसेंट के, ठीक है, बिना राष्ट्रपति की हामी के कोई भी कानून पास नहीं हो सकता है। इसलिए राष्ट्रपति संसद का इंटीग्रल पार्ट है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना है। क्लियर? अब देखिए, 1954 में क्या हुआ था कि लोअर हाउस के लिए लोकसभा और अपर हाउस के लिए राज्यसभा शब्द इस्तेमाल किया गया, मतलब इनके हिंदी नाम इस्तेमाल किए गए। ठीक है, राज्यसभा को हाउस ऑफ काउंसिल भी कहते थे और मैंने आपको बताया लोकसभा के लिए लोअर हाउस। तो 1954 ये सन याद रख सकते हैं आप कि जब आपका अपर हाउस का हिंदी नाम राज्यसभा पड़ा और लोअर हाउस का हिंदी नाम लोकसभा पड़ा। इतनी बात क्लियर हो गई आपको? और जो हमारा संसदीय मॉडल है वो वेस्टमिंस्टर जो लंदन में एक जगह है उस पर आधारित है और इसकी चर्चा हम लोग बहुत पहले कर चुके हैं। अब आते हैं कंपोजिशन पे।
लोकसभा का कंपोजिशन कैसे होगा, राज्यसभा का कंपोजिशन कैसे होगा, जिसे कहते हैं संरचना आपकी राज्यसभा की कैसे बनेगी। अब देखिए, राज्यसभा की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो है 250। मैंने आपको बताया एक क्लास में अधिकतम कितने बच्चे बैठ सकते हैं। मान लीजिए एक क्लास में अधिकतम 100 बच्चे बैठ सकते हैं, तो ये उस क्लास की स्ट्रेंथ हो गई कि इतने लोग इस क्लास में बैठ सकते हैं। क्लियर। अब देखिए, उन 250 में से 238 सीटें किसका प्रतिनिधित्व करती हैं, राज्य का और यूटीज का, मतलब संघ शासित प्रदेश का, और 12 सीटें राष्ट्रपति द्वारा नामांकित होती हैं। किन आधारों पे, आर्ट के आधार पे, लिटरेचर के आधार पे, साइंस के आधार पे और सोशल सर्विस के आधार पे। ये 4 आधार आप पहले याद रखिए, आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विस। एग्जाम्पल लेना है तो सचिन तेंदुलकर एक ग्रेट एग्जाम्पल हैं। ठीक है, आपकी बॉलीवुड हीरोइन रेखा, वो भी राज्यसभा में नामांकित हुई। और अभी हाल फिलहाल में जो एक नामांकन बड़ा चर्चा में रहा, बहुत विवादों में रहा, जस्टिस रंजन गोगोई, वो भी राज्यसभा में नामित किए गए राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, तो इन 4 आधारों पे, आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विस, इन 4 आधारों पे राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, नामांकित करता है कि आप जाइए राज्यसभा में बैठिए और अपना योगदान प्रस्तुत करिए। क्लियर। लेकिन ये तो हो गई मैक्सिमम स्ट्रेंथ, लेकिन वर्तमान में टोटल सीट पे जो लोग हैं वो है 245, अर्थात जो 5 सीट है वो वैकेंट है, उस पर चुनाव नहीं हुआ है। और इन 245 सीट में से 225 हैं किसको, राज्यों को, 225 है राज्यों को और 8 हैं यूनियन टेरिटरीज को, 8 हैं यूनियन टेरिटरीज को, और 12 मैंने आपको बताया कि 12 नामांकित की जाती है। इतनी बातें क्लियर हैं। और राज्यसभा के जो सदस्यों का निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, जैसे कि प्रेसिडेंट का होता है। ठीक है, जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट का होता है, जिसको मैंने आपको बताया था सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, ये पूरा बताया था ना आपको प्रेसिडेंट पे। सेम उसी तरीके से राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, और ये चुनाव जो है इनडायरेक्ट होता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। तो इस बात को भी आप बिल्कुल याद रखेंगे। अब एक क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए कि राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन है, ठीक है, राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन है, सीटों की जो व्यवस्था है, वो आपके संविधान की किस अनुसूची, मतलब किस शेड्यूल में दिया गया है। इसको हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस किए हैं एग्जाम्पल लेके, मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कैसे याद करना है। ठीक है, अब देखिए, जो स्टेट का रिप्रेजेंटेशन है राज्यसभा में, ठीक है, मतलब किस स्टेट से कितने लोग राज्यसभा में बैठेंगे, ये आपके पॉपुलेशन के आधार पे, किसके आधार पे है, पॉपुलेशन के आधार पे। इसलिए जिस राज्य की ज़्यादा पॉपुलेशन उसको राज्यसभा में ज़्यादा सीट, जैसे उत्तर प्रदेश आपका सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है, तो उत्तर प्रदेश की जो राज्यसभा में सीट है वो है 31। ठीक, उत्तर प्रदेश में की राज्यसभा में सीट है 31, और लोकसभा में बताइए आप कमेंट बॉक्स में। क्लियर। तो और सिक्किम की हो गई तो 1, क्लियर, त्रिपुरा की हो गई 1। लेकिन यूएसए में मैंने आपको बताया था कि राज्यसभा में सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है, तो सभी राज्यों की 2-2 सीटें होती हैं। और यूएसए की राज्यसभा का नाम है सीनेट। क्या नाम है, सीनेट। इतनी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। तीसरी बात, यूनियन टेरिटरी का जो प्रतिनिधित्व है वो राज्यसभा में कैसे होगा, संघ शासित जो प्रदेश हैं उनका जो प्रतिनिधित्व राज्यसभा में वो कैसे होगा। तो आप ध्यान रखिए, सिर्फ 3 यूनियन टेरिटरी हैं, 3 यूनियन टेरिटरी हैं। कौन कौन सी, एक आपकी दिल्ली हो गई, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर। लद्दाख नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। दिल्ली, पौंडीचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर, ये 3 यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जिनको राज्यसभा में प्रतिनिधित्व मिला हुआ है। इतनी बातें याद रखनी है। और इनका चुनाव कैसे होगा ये डिसाइड करेगी पार्लियामेंट, अर्थात संविधान ने किसको पावर दे दी है,
पार्लियामेंट को पावर दे दी है, संसद को पावर दे दी है कि इस पे आप कानून बनाइए, इनका जो इलेक्शन मैनर है वो डिसाइड करिए। इतनी बातें क्लियर हैं। तो इस पे हमारी जो संसद है उसने कानून बनाया भी है और उस कानून के आधार पे ये बताया है कि इसमें भी जो चुनाव होगा, मतलब यूटी में भी जो चुनाव होगा राज्यसभा के लिए, वो भी अप्रत्यक्ष चुनाव होगा। क्लियर हो गई बात। और नॉमिनेटेड मेंबर्स अर्थात जो नामांकित हैं, जो मनोनीत सदस्य हैं, उनकी अभी मैंने चर्चा की है कि इन 4 आधार को आपको याद रखना है। आप ऐसे याद कर सकते हैं लास अर्थात लिटरेचर, आर्ट, साइंस एंड सोशल सर्विस। लास ये जो ट्रिक है, ये जो निमोनिक है, इससे आप ये 4 आधार याद रख सकते हैं। अब आ जाते हैं लोकसभा की कंपोजिशन पे, लोकसभा की संरचना पे, कि लोकसभा की संरचना कैसे है। देखिए इसमें जो ग्रीन से है और जो पिंक से है, पिंक से जो वर्तमान स्थिति है उस वो दर्शाता है, और जो ग्रीन से है वो जो प्रोविज़न दिए गए हैं। तो लोकसभा की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो है 550, ठीक है, जिसमें 530 राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है और 20 यूटीज का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन अभी लोकसभा में जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, मतलब क्लास में कितने बच्चे बैठ सकते हैं उसकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी वर्तमान में 543 सदस्यों का चुनाव होता है, अर्थात 543 सीट पर चुनाव होता है, जिसमें से 524 राज्यों के लिए है और 19 संघ शासित प्रदेश के लिए है। तो ये बात आपको याद रखना है। अब देखिए 2 क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है बहुत तेजी से, और इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एक तो आप जानते हैं कि लोकसभा के जो सदस्यों का चुनाव है वो समान वयस्क मताधिकार के द्वारा होता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। एक तो इसका आप आर्टिकल बताइए, इसका आर्टिकल बताइए किस आर्टिकल में दिया गया है। दूसरा, आप संविधान संशोधन बताइए कि किस संविधान संशोधन के द्वारा जो वोट देने की उम्र है वो 21 से घटाकर 18 की गई। ठीक। तीसरा क्वेश्चन, 104वां संविधान संशोधन 2019 किस लिए है। ठीक है, ये सारी बात हम डिस्कस कर चुके हैं, ऐसा नहीं है आपके लिए नया क्वेश्चन है, तो आपको बताना चाहिए। क्लियर, और आप बताएंगे। अब देखिए टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज अर्थात जो चुनावी क्षेत्र हैं वो कैसे बांटा जाता है। वो इस आधार पर बांटा जाता है कि जो प्रतिनिधित्व है, ठीक है, अर्थात जो सीटों का प्रतिनिधित्व है वो सभी राज्यों में आपस में बराबर हो जाए। ठीक है, सभी राज्यों में आपस में बराबर हो जाए। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश में कोई व्यक्ति ए है, ये 10 लाख जनसंख्या को रिप्रेजेंटेट कर रहा है, लेकिन सिक्किम में कोई व्यक्ति बी है, ये सिर्फ 1 लाख जनसंख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये भी लगभग 5 लाख और ये भी लगभग 5 लाख। तो स्टेट के बीच में जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी है, चुनावी क्षेत्र हैं, इनका एक तरीके से बंटवारा बराबर होता है। इतनी बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और स्टेट के भीतर जो एरिया है, स्टेट मान लीजिए यूपी है, ठीक है, यूपी में अयोध्या ले लीजिए और एक इलाहाबाद ले लीजिए। ठीक है, अयोध्या और इलाहाबाद, तो इनके भीतर जो चुनावी क्षेत्र अयोध्या में बटेगा और इलाहाबाद में बटेगा, उसके बीच भी आपको समानता देखने को मिलनी चाहिए। लेकिन जो ये पहला वाला प्रोविज़न है, अगर किसी जगह वो जनसंख्या 6 मिलियन अर्थात 60 लाख से कम है तो आप ये प्रोविज़न अप्लाई कर सकते हैं अथवा नहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। और जो पॉपुलेशन है वो 1971 के आंकड़ों के अनुसार होगी। कौन से आंकड़ों के अनुसार? 1971 के आंकड़ों के अनुसार। ठीक है, बाद में ये डिस्कस किया जा रहा था कि भाई डिलिमिटेशन कर दीजिए, और उसके बाद अब जो पॉपुलेशन देखिए कितनी हो गई, 140 करोड़ हो गई, और भारत विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन गया है। तो आपको अब सीटों का डिलिमिटेशन करना चाहिए ताकि एक सही आंकड़ा प्रस्तुत हो सके। ठीक है, और सही तरीके से चुनाव हो सके। लेकिन बाद में जब हमारे दक्षिण भारतीय राज्यों ने ये बात की, ये अपना जो कंसर्न है वो जाहिर किया कि यार देखो, हम लोगों ने जनसंख्या कंट्रोल करने पे ध्यान दिया और उसमें सफल भी रहे, लेकिन जो उत्तर भारतीय राज्य हैं उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण पर ध्यान नहीं दिया और वो असफल रहे। तो इससे क्या होगा? मैंने अभी आपको बताया कि सीट किसके आधार पर बनती, पॉपुलेशन के आधार पर। तो उत्तर भारतीय राज्यों की जो सीट है वो बढ़ जाएगी और दक्षिण भारतीय राज्यों की जो सीट है वो एक तरीके से उनका रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगा, और जब रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगा तो जो उनकी आवाज़ है वो कम सुनी जाएगी एज कंपेरिजन टू उत्तर भारतीय राज्य। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये कंसर्न आपको ध्यान रखना है। आरक्षण की बात देखिए
कि लोकसभा और राज्यसभा में आरक्षण किसको होता है, एससी को होता है, एसटी को होता है। ठीक है, 104 संविधान संशोधन के तहत एक 10 साल के लिए फिर बढ़ाया गया। देखिए शुरुआत में सिर्फ 10 सालों के लिए था, लेकिन अभी 104वें संविधान संशोधन के तहत एससी और एसटी का जो आरक्षण है वो फिर से बढ़ा दिया गया है। आप एक क्वेश्चन का आंसर और देंगे कि विमेन को आरक्षण किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर बात। एक बात और देखिए कि जो पॉपुलेशन की बात है वो 1971 के लेवल पर डिसाइड कर दी है और फिक्स कर दिया है कि देखो अगले 25 सालों तक, मतलब 2001 में फिर बात हुई थी, तो 2001 में जब बात हो गई थी तो फिर बोल दिया गया कि अगले 25 सालों तक जो जनसंख्या है वो 1971 के आंकड़ों पर ही आंकी जाएगी। ठीक है, मतलब जो जनसंख्या का पैमाना है वो 1971 के आंकड़ों पर लिया जाएगा। और ये संविधान संशोधन 84वें संविधान संशोधन के द्वारा, 84वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा ये बात फिक्स कर दी गई। इतनी बात आपको ध्यान रहनी चाहिए। और दूसरी बात, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम हम लोगों ने चर्चा कर लिया है, तो ये लोकसभा के इलेक्शन के लिए फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम लगता है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। अब आते हैं राज्यसभा के कार्यकाल पे। देखिए राज्यसभा सबसे पहले 1952 में बनी है। ठीक है, राज्यसभा सबसे पहले 1952 में कॉन्स्टिट्यूट हुई है, मतलब इसकी जो एक तरीके से बैठक है वो 1952 में हुई है। लेकिन राज्यसभा एक तरीके से परमानेंट चैम्बर है, परमानेंट चैम्बर है, ये कभी भंग नहीं होता है। ठीक है, ये कभी भंग नहीं होता, डिसॉल्व नहीं होता, इसलिए इसे बोला जाता है कॉन्टिन्यूइंग चैम्बर। मैं हिंदी भी बोल रहा हूँ, इंग्लिश भी बोल रहा हूँ, इसलिए इसे परमानेंट चैम्बर अर्थात ये कभी भंग नहीं होती है। अच्छा एक बात बताइए, हमारे संविधान निर्माताओं ने राज्यसभा को ऐसा चैम्बर क्यों बनाया जो कभी भंग ना हो सके? जरा बताइए, दिमाग पे जोर डालिए, पॉज करिए, बताइए। ठीक है, आपने पॉज किया होगा, बताया होगा। अब देखिए मैं बताता हूं, आपने इमरजेंसी वाली क्लास देखी होगी, आपातकाल वाली क्लास देखी होगी। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि मान लीजिए लोकसभा सेशन में नहीं है। ठीक है, लोकसभा सेशन में नहीं है और नेशनल इमरजेंसी की बात हो रही है, राष्ट्रीय आपातकाल की बात हो रही है, तो राज्यसभा अप्रूव कर देगी कि इमरजेंसी लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं ना कि एक ऐसा चैम्बर हो, एक ऐसी बॉडी हो कि जब दूसरी बॉडी काम ना कर रही हो, जब दूसरी बॉडी सेशन में ना हो, तो उस बॉडी के द्वारा काम लिया जाए। इसलिए राज्यसभा को परमानेंट चैम्बर बनाया गया है, परमानेंट बॉडी बनाया गया है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल बाद रिटायर हो जाते हैं, लेकिन उनका री अपॉइंटमेंट, मतलब उनकी जो पुनः नियुक्ति है वो की जा सकती है। और कितनी भी बार, मतलब एक बार अगर आप राज्यसभा के मेंबर बन गए तो दूसरी बार बनिए, तीसरी बार बनिए, चौथी बार बनिए, 10वीं बार बनिए, 100वीं बार बनिए, जितना आप बन सकते हैं उतना बनिए। ठीक है, देखिए एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कहूंगा राज्यसभा के लिए, कि संविधान ने सदस्यों का कार्यकाल नहीं बताया है। संविधान ने सदस्यों का कार्यकाल नहीं बताया है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 1 साल होगा, 2 साल होगा, 3 साल होगा, ये नहीं बताया है। ये बताया है किसके द्वारा? आरपीए एक्ट 1951 के द्वारा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। उसमें बताया गया है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल होता है। अगर आरओ, आरओ, पीसीएस, यूपीएससी में ये क्वेश्चन बना के पूछा जाता है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की कार्यकाल 6 साल होगा, तो इसको आप नो कहेंगे। संविधान के अनुसार नहीं, ये एक कानून के अनुसार है, जिस कानून का नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। इसको आप पीसीएस मेंस में पढ़ेंगे, यूपीएससी मेंस में पढ़ेंगे। ठीक है, जब मेंस की क्लास होगी तो उसमें हम लोग इस पर डिटेल में बात करेंगे, आरपीए एक्ट के बारे में। इतनी बात क्लियर हो गई आपको। राज्यसभा का कार्यकाल देखने के बाद अब लोकसभा का कार्यकाल देख लेते हैं। देखिए नॉर्मली 5 साल होगी, मतलब कोई सरकार लोकसभा में चुन के आएगी तो 5 साल तक रहती है, लेकिन राष्ट्रपति उसे प्रधानमंत्री की सलाह पर पहले भी डिसॉल्व कर सकता है, भंग कर सकता है। ठीक है, और मैंने आपको नेशनल इमरजेंसी की क्लास में बताया था कि नेशनल इमरजेंसी में कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है। अब बताइए नेशनल इमरजेंसी का जो पीरियड होता है वो कितने साल होता है? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, नेशनल इमरजेंसी का आर्टिकल बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन आप कॉपी में नोट करते जाइए और एक साथ बढ़िया कमेंट बॉक्स में सजा के लिखिए, ताकि देख के दिल खुश हो जाए।
क्लियर। बहुत लोग लिख रहे हैं, उनको मैं अप्रिशिएट करूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। अन्य लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। जो क्विज हो रही है एक तरीके से क्विज है आपका, एक तरीके से रिवीजन है आपका, तो इस रिवीजन में आप अच्छे से पार्टिसिपेट करिए, आपके लिए ही बेहतर होगा। ठीक है, मान लीजिए नहीं आ रहा है, आप किताब खोल के देखिए, फिर कमेंट लिखिए। किताब खोल के देखेंगे, कमेंट लिखेंगे, इसमें आप देखिए 2-2 बार उस फैक्ट को देख रहे हैं, तो इसे ही तो कहते हैं रिवीजन, ऐसे रिवीजन होता है। ठीक है, तो नेशनल इमरजेंसी का आर्टिकल बताइए, नेशनल इमरजेंसी कितने सालों के लिए लगाई जाती है, और नेशनल इमरजेंसी में आप बताइए कौन सी ऐसी सरकार थी जिसका कार्यकाल बढ़ा। क्लियर। अब देखिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए संसद का सदस्य बनने के लिए। तो संसद में लोकसभा भी आती है, राज्यसभा भी आती है, तो लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए कौन कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो संसद के सदस्य बनने के लिए आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। आप शपथ के बिना नहीं बैठेंगे संसद में, मतलब चाहे लोकसभा में या राज्यसभा में शपथ के बिना नहीं बैठेंगे। जो चुनाव आयोग जिस व्यक्ति को बता देगा कि भाई जाओ तुम शपथ दिलाओ सबको, ठीक है, तुम सबको कस्में खिलाओ, तो वो व्यक्ति आपको शपथ दिलाएगा। ठीक। अब देखिए लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 साल आपकी एज होनी चाहिए, और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 साल आपकी कम से कम एज होनी चाहिए। ठीक है, ये क्वालिफिकेशन आपकी संविधान में लिखी है। किसमें लिखी है? संविधान में लिखी है। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन अगर बोल के आ जाए तो आपको बता लेना है। लेकिन आरपीए एक्ट 1951 जिसकी चर्चा भी हम लोगों ने की, कि आपको अगर संसद का सदस्य बनना है तो सबसे पहले आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, अपने चुनावी क्षेत्र में इलेक्टर के तौर पर रजिस्टर्ड होइए, मतलब आप वोट देने के काबिल होइए, एक इलेक्टर बनिए, चुनाव पर्ची आपके नाम पे आनी चाहिए। ठीक है, और अगर आपको SC ST सीट पर चुनाव लड़ना है तो आप उस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तभी आपको रिजर्वेशन मिलेगा, तभी आपको आरक्षण मिलेगा। ठीक है, इतनी बात आप ध्यान रखिए। तीसरा, SC ST चाहे तो वो अन्य सीट पर, मतलब SC और ST के मतलब रिजर्व सीट के अलावा भी चुनाव लड़ सकता है, जनरल की सीट पर भी चुनाव लड़ सकता है। अब देखिए डिस्क्वालिफिकेशन आर्टिकल 102 में बात की गई है। एक डिस्क्वालिफिकेशन होता है दल बदल के आधार पे, और एक डिस्क्वालिफिकेशन होता है इनके आधार पे, कि मान लीजिए सांसद जो हैं आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो लाभ का पद ग्रहण किए हों, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की बात की हूँ, उनकी दिमागी हालत खराब हो, जिसे बोलते हैं अनसाउंड माइंड के हो चुके हों, पगला चुके हों, अनसाउंड माइंड के हो चुके हों, दिवालिया हो चुके हों, इंसॉल्वेंसी हो उनके अंदर आ चुकी हो, मतलब बैंकरप्ट हो चुके हों, और अगर वो भारत के नागरिक नहीं हैं या भारत की नागरिकता छोड़ दिए हैं, तब भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और ये भी आपके संविधान में लिखा हुआ है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और देखिए डिस्क्वालिफिकेशन का आधार आपके आरपीए एक्ट 1951 में भी लिखा हुआ है। मान लीजिए क्या है कि आपने कोई ऑफेंस किया है, कोई अपराध किया है, ठीक है, इलेक्शन में कोई अपराध किया है, और या तो कोई करप्ट प्रैक्टिस फॉलो की है इलेक्शन के चुनाव लड़ते समय। क्लियर। दूसरी बात, आप कोई ऐसा अपराध ना किए हों जिसकी जो सजा है वो 2 साल या उससे अधिक है, 2 साल या उससे अधिक है। ठीक है, अगर आप ऐसा अपराध कर दिए जिसकी सजा 2 साल या उससे अधिक है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। क्लियर हुई बात। उसके बाद आप अपना अकाउंट, जो खर्चे आपने किए हैं इलेक्शन में, अगर आपने एक समय सीमा के अंदर ये नहीं बताया कि हमने कितना खर्चा किया है, तब भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद आप किसी कॉरपोरेशन में डायरेक्टर का पद नहीं ग्रहण कर सकते हैं, अगर ग्रहण करें तो छोड़ना होगा। ठीक है, उसमें गवर्नमेंट का शेयर 25% नहीं होना चाहिए। इसकी वजह से चर्चा हम लोग पिछली क्लास में कर चुके हैं। और इस पे जो डिसीजन है मतलब इस पे जो डिस्क्वालिफिकेशन का जो डिसीजन है वो लेता है प्रेसिडेंट। ठीक है, और जो प्रेसिडेंट का डिसीजन होता है वो फाइनल होता है। लेकिन इसमें जो चुनाव आयोग है वो अपनी सलाह देता है कि भाई ये जो डिस्क्वालिफिकेशन का जो चार्ज लगा है वो सही है अथवा नहीं। तो चुनाव आयोग की जो सलाह है वो बाइंडिंग हो जाती है, और प्रेसिडेंट उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, प्रेसिडेंट उसको डिस्क्वालीफाई कर देता है, और जो प्रेसिडेंट का डिसीजन है वो फाइनल है।
तो यहाँ तक आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। अब देखिए, एक आधार है दल बदल के आधार पे डिस्क्वालिफिकेशन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डिफेक्शन। ठीक है, डिफेक्शन। अब एक क्वेश्चन आपके लिए और बनता है कि एंटी डिफेक्शन लॉ किस सन में लाया गया, किस संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा लाया गया। ठीक है, ये क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब देखिए, दल बदल का मतलब क्या होता है कि आप किसी एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में चले गए। क्लियर? तो यही होता है दल बदल का मतलब। अब देखिए क्या हुआ कि आपने स्वेच्छा से वॉलेंटरली किसी राजनीतिक पार्टी की सदस्यता त्याग कर दिया। मान लीजिए आप बीजेपी से चुनाव लड़े और बीजेपी ने आपको टिकट दिया, आप चुनाव लड़े, लेकिन आप सोच रहे हैं कि चलो मैं कांग्रेस ज्वाइन कर लेता हूं और बीजेपी की सदस्यता छोड़ देता हूं, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। क्लियर? दूसरी बात, राजनीतिक पार्टी के निर्देशों के खिलाफ अगर आप वोटिंग कर देते हैं, देखिए हर पॉलिटिकल पार्टी एक व्हिप जारी करती है, ठीक है, और डायरेक्शन करती है, भैया तुमको इस पे वोट देना है, इस पे वोट नहीं देना है। आपने उस डायरेक्शन का फॉलो नहीं किया, ठीक है, उस दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। क्लियर? उसके बाद कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जो किसी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ते हैं, उन्हें बोला जाता है इंडिपेंडेंट मेंबर, जिसे हिंदी में बोला जाता है निर्दलीय या स्वतंत्र। तो अगर वो राजनीतिक पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। मान लीजिए मैं हूं और मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, ठीक है, जनता ने मुझे इसीलिए चुना यार कि ये बंदा निर्दलीय है, ये ना किसी मक्कार पार्टी में शामिल नहीं है या किसी दूसरी पार्टी में शामिल नहीं है, तो इसको हम वोट देते हैं। लेकिन बाद में जब मैं चुन गया तो मुझे लालच दिया गया, मुझे खरीद लिया गया और मैं उस पार्टी में शामिल हो गया, तो फिर मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा। इतनी बात आप ध्यान रखिएगा। चौथी बात, मैंने आपको बताया था नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं राज्यसभा में। अगर नामांकित सदस्य 6 महीने के भीतर किसी राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 6 महीने के बाद कोई राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करते हैं तब वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और दल बदल के डिस्क्वालिफिकेशन पर जो निर्णय होगा वो स्पीकर का होगा, मतलब लोकसभा में स्पीकर का होगा और राज्यसभा में चेयरमैन का होगा। ठीक है, और ये फाइनल होगा। पहले ये बोला जाता था कि इस डिसीजन पे जुडिशियल रिव्यू नहीं लगेगा, न्यायिक पुनरावलोकन नहीं लगेगा, लेकिन किहोतो होलोहन केस 1992 में बोला गया कि जो स्पीकर का डिसीजन है या चेयरमैन का डिसीजन है वो भी जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आता है, अर्थात अदालत आपके डिसीजन को देख सकती है। क्लियर हुई बात? अब देखिए संसद में जो सीटों की रिक्तियां हैं वो कैसे बनती हैं, वैकेटिंग ऑफ सीट्स कैसे हो जाती है। ठीक है, अब देखिए डबल मेंबरशिप, दोहरी सदस्यता, इसको समझिए क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का मेंबर नहीं हो सकता है। या तो आप लोकसभा के मेंबर बनिए या राज्यसभा के मेंबर बनिए, और ये लिखा है आरपीए एक्ट 1951 में। मतलब कोई भी व्यक्ति लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य एक साथ नहीं हो सकता है। इसे बोला जाता है दोहरी सदस्यता का ना होना। कि मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है, वो लोकसभा में भी चुन के आ जाता है और राज्यसभा में चुन के आ जाता है, तो उसके पास 10 दिन का समय है कि भैया बता दो कि तुम्हें लोकसभा में जाना है या राज्यसभा में जाना है। अगर वो नहीं बताता है, मान लीजिए वो नहीं बताता है, तो क्या होगा कि जो राज्यसभा की सीट है वो वेकेंट हो जाएगी। क्लियर? एक बार फिर से बताएं कि जो मान लीजिए पर्सन ए है वो लोकसभा में भी चुन लिया जाता है और राज्यसभा से भी चुन लिया जाता है, तो 10 दिन के भीतर उस बंदे को बताना होगा, ए को बताना होगा कि वो लोकसभा में बैठना चाहेगा या राज्यसभा में बैठना चाहेगा, मतलब किसकी सदस्यता ग्रहण करना चाहेगा। अगर वो नहीं बताता है तो राज्यसभा की जो सीट है वो वेकेंट हो जाएगी। इतनी बातें क्लियर हो गई आपको? लेकिन मान लीजिए कोई सदस्य है, लोकसभा का सदस्य पहले है, लेकिन वो राज्यसभा के लिए भी चुनाव लड़ता है, ठीक है, और मान लीजिए जीत जाता है,
इसमें क्या हो रहा था, अभी कोई सदस्य नहीं है, ये इसमें इससे भी चुनाव लड़ लिया, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, 10 दिन में बताना पड़ेगा, नहीं तो राज्यसभा की सीट वैकेंट हो जाएगी। लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो लोकसभा का सदस्य पहले से ही है, लेकिन राज्यसभा का भी चुनाव लड़ लेता है और जीत जाता है, ठीक है, और जीत जाता है, तो इसकी जो पहले वाली हाउस अर्थात लोकसभा की जो सीट है वो वेकेंट हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, वेकेंट हो जाएगी। मान लीजिए क्या होता है कि लोकसभा के भीतर ही कोई बंदा है वो 2 सीट से चुनाव लड़ता है, 2 सीट से चुनाव लड़ता है। एग्जाम्पल लेते हैं राहुल गांधी जी का। राहुल गांधी जी का इन्होंने चुनाव लड़ा था अमेठी से भी और वायनाड से भी जो केरला में है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि अगर कोई बंदा है वो 2 सीट से चुनाव लड़ रहा है, ठीक है, 2 सीट से चुनाव लड़ रहा है, तो उसको ये बताना पड़ेगा कि आपको कौन सा ऑप्शन चाहिए, अमेठी वाला चाहिए या वायनाड वाला चाहिए। नहीं तो इसकी जो दोनों सीटें हैं ना वो चली जाएंगी, जो दोनों सीटें हैं वो चली जाएंगी। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। अब मान लीजिए ऐसा हो रहा है कि कोई भी सदस्य संसद का और राज्य विधानसभा का, स्टेट लेजिस्लेचर का सदस्य एक टाइम पे एक साथ नहीं हो सकता, ये भी बात ध्यान रखिए। अब मान लीजिए चुनाव लड़ लिया तो क्या होगा कि उसकी जो संसद की सदस्यता है, मतलब वो एमपी का जो पद है वो खत्म हो जाएगा अगर उसने 14 दिन में ये नहीं बताया कि हम एमएलए नहीं बनना चाहते हैं, ठीक है, मतलब राज्य विधानसभा की सीट ग्रहण नहीं करना चाहते हैं। इतनी बातें हो गई, ये हो गया डबल मेंबरशिप का कॉन्सेप्ट। और सीटों की रिक्तियां में आप डिस्क्वालीफाई हो गए तो आपकी जो सीट है वैकेंट हो जाएगी। रिजाइन कर दिया आपने, ठीक है, रिजाइन कर दिया। अब देखिए लोकसभा का जो सदस्य है वो किसको रिजाइन करता है बताइए, स्पीकर को। और जो राज्यसभा का सदस्य है वो चेयरमैन को रिजाइन करेगा। क्लियर। एब्सेंस हो जाते हैं आप 60 दिन बिना बताए कहीं भाग गए, कहीं घूमने चले गए, ठीक, 60 दिन आप बिना बताए अनुपस्थित रहे तो आपकी जो संसद की सदस्यता है वो खत्म हो जाएगी, वेकेंट हो जाएगी आपकी सीट। इतनी बातें क्लियर हो गई। और जो अदर केसेस हैं उन पे बात कर लेते हैं। जैसे आपका जो इलेक्शन है वो कह दिया गया, वाइड कर दिया गया, ठीक है, मतलब खराब कर दिया गया तो आपकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। आप एक्सपेल्ड कर दिए गए, हाउस से निकाल दिए गए, जो चाहे लोकसभा से या राज्यसभा से, तब भी आपकी जो सीट है वो वेकेंट हो जाएगी, ठीक है। अगर आप प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ रहे हैं या वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ रहे हैं तब भी आपको अपनी जो सीट है संसद की वो छोड़नी पड़ेगी, चाहे वो लोकसभा के सदस्य हों चाहे आप राज्यसभा के सदस्य हों। बाकी मैंने आपको बताया था प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट वाले में। या अगर आप गवर्नर का ऑफिस पे अपॉइंट होते हैं, मतलब गवर्नर का पद आपको दिया जाता है, तब भी आप संसद की जो सदस्यता है वो त्याग कर देंगे। तो इन आधारों पे डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है। और मान लीजिए इससे जुड़ा कोई मुद्दा है तो सबसे पहले हाई कोर्ट देखता है, सुप्रीम कोर्ट नहीं देखता। हाई कोर्ट वाले में हमने चर्चा भी की थी, ठीक है। इनको शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति या कोई ऐसा व्यक्ति जिसको राष्ट्रपति निर्धारित करे कि ये शपथ दिलाएंगे। शपथ के बिना आप संसद में बैठेंगे नहीं, इतनी बात ध्यान रखिएगा। अगर आप शपथ के बिना बैठे तो 500 रुपए का चार्ज प्रतिदिन लगता है। जो इनके वेतन और भत्ते होते हैं वो संसद द्वारा निर्धारित होते हैं, ठीक है। लेकिन स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कहाँ के? लोकसभा के, और चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा के। इनका जो वेतन भत्ते हैं वो संसद द्वारा निर्धारित होते हैं और ये चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होते हैं। मतलब इन पे चर्चा तो हो सकती है लेकिन वोट नहीं हो सकता है। क्लियर। तो इनको एक तरीके से वेतन और भत्ते की सिक्योरिटी दी गई है ताकि आप डरिए ना, खुल के काम करिए, ठीक, डरिए ना, खुल के काम करिए। अब आ जाते हैं स्पीकर एवं डिप्टी स्पीकर पे। स्पीकर एवं डिप्टी स्पीकर पे आर्टिकल 93 के भीतर इनकी बात की गई है। तो सबसे पहले ये आर्टिकल ही याद रखिए, ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए स्पीकर की बात करते हैं। सबसे पहले लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, हेड होता है, स्पीकर होता है ना, इसका जो चुनाव एवं कार्यकाल पर बात करते हैं। तो जो चुनाव की तारीख है वो राष्ट्रपति निर्धारित करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो चुनाव की तारीख है वो राष्ट्रपति निर्धारित करता है। सबसे पहले ये याद रखिए,
अब देखिए इनकी भी सीट कैसे वेकेट होगी कि लोकसभा के जो सदस्य हैं उनकी सदस्यता रद्द हो जाए, खत्म हो जाए। अब देखिए स्पीकर बनता कौन है, जो लोकसभा के सदस्य हैं उन्हीं सदस्यों में से कोई एक बन जाता है। मतलब जो सदस्य चुन लेते हैं कि भैया तुमको अध्यक्ष बनाया जाएगा, तो उन्हीं सदस्यों में से कोई एक सदस्य लोकसभा का स्पीकर बन जाता है। लेकिन अब मान लीजिए लोकसभा की सदस्यता ही खत्म हो गई, तो अब स्पीकर कहाँ रहे, नहीं रहे। ये अपना रिजग्नेशन किसको देगा, डिप्टी स्पीकर को देगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट किसको देगा। और रिमूवल प्रोसेस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि लोकसभा में स्पेशल मेजॉरिटी और राज्यसभा में सिंपल मेजॉरिटी से इनका रिमूवल प्रोसेस पास होगा और ये रिमूव हो जाएंगे। तो इस आधार पे इनकी जो सीट है वो वेकेट हो जाएगी, मतलब रिक्ति हो जाएगी। लेकिन इनको 14 दिन का नोटिस, एडवांस नोटिस देना पड़ेगा कि अगर हमें स्पीकर को रिमूव करना है लोकसभा से, तो 14 दिन का एडवांस नोटिस देना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए रिमूवल की प्रोसेस चल रही है, ठीक है, रिमूवल की जो प्रोसेस है वो चल रही है, तो ये लोकसभा की अध्यक्षता तो नहीं कर सकता है, प्रिसाइड तो नहीं करेगा, लेकिन वो उपस्थित हो सकता है, प्रेजेंट रह सकता है, ठीक है, प्रेजेंट रह सकता है। और वो स्पीक कर सकता है, मतलब बोल सकता है, अपनी बात रख सकता है, ठीक है। वो प्रोसीडिंग में, मतलब सेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है और वो वोट भी कर सकता है। पहले इंस्टेंस में वोट भी कर सकता है। पहले इंस्टेंस का मतलब क्या है, मान लीजिए कोई कानून है, ठीक है, कोई बिल है, उस पर चर्चा हो रही है, उस पर वोट मांगा जा रहा है, तो पहली बार जो वोटिंग होगी उसे बोला जाता है फर्स्ट इंस्टेंस। तो पहले इंस्टेंस में ये भी बंदा वोट कर सकता है। लेकिन मान लीजिए इक्वालिटी हो जाती है, ठीक है, 50-50% हो जाता है, तो जो कास्टिंग वोट है वो ये कास्ट नहीं कर सकता है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। जो प्रॉपर स्पीकर होता है उसके पास कास्टिंग वोट की पावर होती है कि मान लीजिए अगर इक्वालिटी आ जाती है, 50-50% वोटिंग हो जाती है, तो वो बंदा कास्टिंग वोट से वो किसी की तरफ भी फैसला मोड़ सकता है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने ये आता है, मान लीजिए आपकी जो लोकसभा है वो भंग हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, या उसका जो 5 साल का जो टेन्योर है वो खत्म हो जाता है, तो क्या स्पीकर तुरंत अपना पद छोड़ देता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक वो नया स्पीकर चुन के नहीं आ जाता है, जब तक नया स्पीकर चुन के नहीं आ जाता है, जो नई वाली लोकसभा जब मिलेगी, नया स्पीकर चुनेगी, तब तक जो पुराना स्पीकर है वो काम करता रहता है। तो ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब जरा स्पीकर की शक्ति अर्थात पावर्स पे बात करते हैं, उसकी भूमिका, रोल पर बात करते हैं, इसके फंक्शन। तो सबसे पहले देखिए, ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल्स कमेटी और जनरल पर्पस कमेटी का अध्यक्ष होता है। सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि पूछ लिया जाता है कि इनमें से लोकसभा स्पीकर किसका अध्यक्ष नहीं होता है। ये 3 दिए रहेंगे, चौथा कोई दूसरी कमेटी का ऑप्शन देंगे, उस पर आप टिक करेंगे। तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल्स कमेटी और जनरल पर्पस कमेटी का ये क्या होता है, अध्यक्ष होता है। बाकी सिंपल है कि ये जो हाउस है उसका डेकोरम मेंटेन करता है, मतलब सही से काम करें, कोई एक दूसरे को आंख ना मारे, कोई एक दूसरे के आंख में मिर्ची ना डाले, कोई एक दूसरे को कुर्सी फेंक के ना मारे, कोई पत्र का जो रॉकेट बना के ना मारे, ठीक है, कोई हाय हाय के ज़्यादा नारे ना करे, कोई किसी को काला धब्बा ना मारे। ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। आपका जो बोला जाता है संसद लोकतंत्र का मंदिर है, या राज्य विधानसभा एक लोकतंत्र का मंदिर है, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। स्पीकर को बोला जाता है फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप पूछेंगे सर आपने तो बताया था फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट को बोला जाता है। जी हाँ, बिल्कुल बोला जाता है। अब ये बात आएगी आपका ऑप्शन किस तरीके का है, ठीक है, ऑप्शन किस तरीके का। अगर दोनों ऑप्शन में तो आप सुप्रीम कोर्ट को टिक मार देंगे, ठीक है। लेकिन जरा उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। ये जो लोकसभा की रूल्स बुक है, जिसे बोला जाता है रूल्स ऑफ प्रोसीजर बुक, कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा बुक, ठीक है, और जो पार्लियामेंट की जो प्रेसिडेंट्स हैं उनकी भी व्याख्या करता है, ठीक है। ये कोरम को मेंटेन करता है। अब देखिए कोरम क्या होता है, कोरम का मतलब क्या होता है
कि आपको मिनिमम मेंबर्स चाहिए लोकसभा की प्रोसीडिंग स्टार्ट करने के लिए। तो लोकसभा की जो कोरम है वो 1/10 सदस्य होने ही चाहिए, ये होता है कोरम लोकसभा का, इतनी बात ध्यान रखिएगा। और मैंने आपको बताया इसके पास कास्टिंग वोट की पावर होती है। मान लीजिए ऐसा कोई मुद्दा है जिस पे 50-50% वोटिंग हो जाती है, तो किसी को तो जिताना है, तो ये कास्टिंग वोट की पावर स्पीकर के पास होती है। ये जो संयुक्त बैठक होती है, हम लोग चर्चा कर चुके संयुक्त बैठक। तो जो संयुक्त बैठक का जो आर्टिकल है वो 108 है, और संयुक्त बैठक अर्थात ज्वाइंट सिटिंग की जो अध्यक्षता करता है वो भी आपका स्पीकर ही करता है। ठीक है, स्पीकर ही करता है। मान लीजिए स्पीकर उस समय नहीं है, एब्सेंट है, तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? डिप्टी स्पीकर। ठीक है, और मान लीजिए डिप्टी स्पीकर भी नहीं है तो ये करेगा डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। खैर अभी ज्वाइंट सिटिंग में हम लोग चर्चा करेंगे, अभी हम बात कर रहे हैं जो स्पीकर के रोल है, पावर्स एंड फंक्शन, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये सीक्रेट सिटिंग भी ऑर्गेनाइज करा सकता है लीडर ऑफ द हाउस से मिलके। ठीक है, ये डिसाइड करता है कि कौन सा बिल मनी बिल है, धन विधेयक है अथवा नहीं। और स्पीकर का जो डिसीजन है वो फाइनल होता है। क्या होता है? फाइनल होता है। अब क्या हुआ था, एक कंट्रोवर्सी देखिए कि आधार बिल जो आया था वो मनी बिल के रूप में पास कर दिया गया। अब मनी बिल में क्या होता है कि वो जो मनी बिल में क्या होता है, जो राज्यसभा का रोल है वो बिल्कुल जीरो है। ठीक है, अभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आधार बिल को मनी बिल के रूप में पास कर देना, एक तरीके से कहा जाता है कि राज्यसभा को बायकॉट करने का कोशिश किया गया। ठीक, उसके बाद ये जो दल बदल के आधार पे जो डिस्क्वालिफिकेशन होगा उसको डिसाइड करेगा और डिसीजन देगा, और इसका जो डिसीजन है वो फाइनल होगा। ठीक है, अभी हमने चर्चा किया कि हितो हुलोहन केस। बाकी मैंने आपको बताया कि ये चेयरमैन किसका बनता है। ठीक है, और बाकी ये अपॉइंट भी करता है चेयरमैन को। सभी पार्लियामेंट्री कमेटीज जो हैं, संसदीय जो संसदीय समितियां हैं उसको अपॉइंट करता है, उसके जो चेयरमैन हैं उसको अपॉइंट करता है। क्लियर? बाकी जो स्पीकर को सरकारी नियंत्रण से दूर करने के लिए इसकी स्वतंत्रता और इम्पार्शियलिटी पर, जिसे बोलते हैं गैर तरफदारी, मतलब किसी एक का पक्ष ना लेना। ठीक है, आप न्यूट्रल रहिए। स्वतंत्रता और न्यूट्रलिटी पे, स्वतंत्रता मतलब इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी पे काम किया गया है। ठीक है, आप जानते हैं ना स्पीकर का ऑफिस एक मतलब प्रेस्टीज वाला ऑफिस है। ठीक है, उस पर बहुत सारी जिम्मेदारी होती है। अगर वो किसी एक पक्ष की तरफदारी करने लगता है तो क्या हो जाएगा, उसका जो पद है उस पर दाग लग जाएगा। ठीक, मैंने आपको बताया इसकी जो रिमूवल प्रोसेस है वो स्पेशल मेजॉरिटी से पास होती है। ठीक है, उसके बाद 50 सदस्य कम से कम चाहिए कि हाँ भैया रिमूवल प्रोसेस शुरू करिए। ठीक, इसके जो वेतन है, जो इसका भत्ता है, वो मैंने आपको बताया चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, अभी हम लोग चर्चा किए हैं। ठीक है, इसका जो कंडक्ट है वो क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता है, इतनी बातें क्लियर हैं। बाकी इसकी जो रैंक होती है, ठीक है, एक हायरार्की बनती है, एक रैंक बनती है कि जैसे प्रेसिडेंट फर्स्ट रैंक होती है, वाइस प्रेसिडेंट सेकंड रैंक होती है, तो इसकी जो रैंक है वो 8वीं रैंक है। ठीक है, इसकी जो रैंक है वो 8वीं रैंक है, और 8वीं रैंक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की भी है। तो समझिए कितना इंपॉर्टेंट ऑफिस है ये, कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बराबर इसको रैंक दिया जा रहा है। ठीक है, ये सभी कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं उनसे ऊपर इसकी रैंक है। ठीक है, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर हैं और अगर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं तो उससे ऊपर इनकी रैंक नहीं होती है। तो याद रखिएगा इसकी रैंक जो है 8वीं है, और 8वीं रैंक सीजीआई की भी होती है, और इसकी जो रैंक है सभी कैबिनेट मिनिस्टर से ऊपर है, लेकिन पीएम से ऊपर इनकी रैंक नहीं है। तो ये चर्चा हुई आपकी लोकसभा के स्पीकर की। तो लोकसभा के अध्यक्ष अर्थात स्पीकर पर
इतनी लंबी चर्चा करने के बाद अब हमारी चर्चा का विषय है डिप्टी स्पीकर अर्थात लोकसभा के उपाध्यक्ष। क्लियर। अब देखिए, हम लोगों ने अगर लोकसभा का अध्यक्ष अच्छे से समझ लिया है तो डिप्टी स्पीकर समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये डिप्टी चेयरमैन लिख गया है, यहाँ डिप्टी स्पीकर होना चाहिए, डिप्टी स्पीकर। क्लियर, डिप्टी स्पीकर। अब देखिए क्या होता है कि डिप्टी स्पीकर लोकसभा में जो सदस्य होते हैं उनके बीच से ही चुन लिया जाता है। ठीक, इसकी जो चुनाव की तारीख है उसका ऐलान स्पीकर करते हैं। क्लियर, एक ये अंतर है, लोकसभा के स्पीकर के चुनाव का ऐलान प्रेसिडेंट करते थे अर्थात राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन डिप्टी स्पीकर अर्थात लोकसभा के उपाध्यक्ष का इलेक्शन डेट का जो अनाउंसमेंट है वो स्पीकर करते हैं। क्लियर। अब देखिए, लोकसभा का जो स्पीकर है वो रिज़ाइन किसको देता था? डिप्टी स्पीकर को। तो ये रिज़ाइन किसको देंगे? स्पीकर को। ये दोनों आपस में ही अपना रिज़ाइन एक्सचेंज कर लेते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए क्या है, मान लीजिए लोकसभा का जो स्पीकर है वो एब्सेंट है। ध्यान दीजिए, एब्सेंट और वेकेंट ये दो अलग अलग चीज़ है। एब्सेंट का मतलब है कि मैंने आपको बताया था कि आप क्लास में हैं लेकिन आप उस दिन क्लास नहीं गए, ये होता है एब्सेंट। वेकेंट का मतलब क्या होता है? वेकेंट का मतलब ये होता है कि आप स्कूल से ही बाहर कर दिए गए हैं। तो आप जब स्कूल से बाहर कर दिए गए हैं तो एक सीट क्या हो गई? खाली हो गई उस क्लास में। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूँ जब स्पीकर एब्सेंट होता है। ठीक है, और मान लीजिए ज्वाइंट सिटिंग हो गई, किसी मुद्दे पे ज्वाइंट सिटिंग हो गई, संयुक्त बैठक हो गई आर्टिकल 108 के तहत, तब डिप्टी स्पीकर उसका हेड बन जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि वो स्पीकर का ऑफिस एब्सेंट होना चाहिए, वेकेंट नहीं होना चाहिए। वेकेंट नहीं होना चाहिए अर्थात स्पीकर अनुपस्थित होना चाहिए, लेकिन स्पीकर की जो सीट है वो रिक्त नहीं होगी। इतनी बात क्लियर हो गई आपको। अब देखिए, डिप्टी स्पीकर का पद भी वेकेंट हो सकता है और ये सेम उसी तरह होगा जैसे लोकसभा के स्पीकर का पद वेकेंट होता है। अब क्या शर्तें थी? मैंने आपको बताया था 3 आधार थे कि एक तो उसकी लोकसभा की सदस्यता रद्द हो गई, उसने अपना रिज़ाइन कर दिया स्पीकर को, वो रिमूवल प्रोसेस उसके लिए अपनाई गई। ठीक है, और 14 दिन का एडवांस नोटिस दिया गया। क्लियर हो गई बात। अब देखिए, डिप्टी स्पीकर का एक रौला होता है। एक फिल्मी हीरो थे बॉलीवुड के, राजकुमार, इनका डायलॉग मुझे याद आ रहा है इस समय। इनका एक डायलॉग था एक मूवी में, वो कहते थे कि मेरे फ़ोन कॉल के बाद इंटरव्यू नहीं होता है। ठीक है, डायरेक्ट जॉब लगती है। मतलब डायरेक्ट जॉब का जो लेटर है वो आता है। क्लियर। तो वही रौला डिप्टी स्पीकर का भी है। ये बंदा अगर किसी भी संसदीय समिति में चुना जाता है, ठीक है, किसी भी संसदीय समिति अर्थात पार्लियामेंट्री कमेटी में अगर ये चुना जाता है, पार्लियामेंट्री कमेटी में अगर चुना जाता है तो ये बंदा उसका अध्यक्ष ही बनेगा, उससे नीचे कोई बात नहीं होगी। ठीक है, ये इसका रौला है। इसके पास भी कास्टिंग वोट की पावर है। कास्टिंग वोट मैंने आपको बताया कि जब मामला टाई हो जाए किसी मुद्दे पर तो वहाँ पे कास्टिंग वोट का इस्तेमाल किया जाता है। इतनी बातें क्लियर। अब एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि 10वीं लोकसभा जब तक कार्यकाल चल रहा था तब तक ये प्रोविज़न था। प्रोविज़न संविधान में नहीं है, एक तरीके से ये प्रथा है, प्रथा। ठीक, तो जब भी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन लिखे आए तो गलत हो जाएगा। ये एक प्रथा है। तो 10वीं लोकसभा तक ये प्रथा थी कि जो स्पीकर होंगे और जो डिप्टी स्पीकर होंगे, ये दोनों किससे बिलोंग करेंगे? ये दोनों उससे बिलोंग करेंगे जो उस समय सरकार में होगी। ठीक, लेकिन 11वीं लोकसभा से
11वीं लोकसभा से ये बात हुई कि देखो स्पीकर तो वो होगा जो सरकार से बिलोंग करेगा, ठीक है, मतलब जिसकी सरकार होगी उससे स्पीकर बनाया जाएगा, लेकिन जो डिप्टी स्पीकर है वो विपक्ष से बनाया जाएगा, विपक्ष से बनाया जाएगा, अर्थात अपोजिशन पार्टी से बनाया जाएगा, अपोजिशन पार्टी से चुना जाएगा, ठीक है। तो 10वीं लोकसभा तक जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर वो कहाँ से बनता था, वो सरकार से बनता था, लेकिन 11वीं लोकसभा में कहा गया कि देखो स्पीकर आप सरकार का बना लो, लेकिन अगर डिप्टी स्पीकर बनाना है तो वो विपक्ष से चुना जाएगा, अर्थात अपोजिशन से चुना जाएगा। ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। इतनी बातें क्लियर हुई। अब मैंने आपको बताया था पहले भी कि जो स्पीकर का ऑफिस है, जो स्पीकर को जो पद है और डिप्टी स्पीकर का जो पद है, ये 1921 में बना, ठीक है, और इसका आधार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है, जिसकी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं। इतनी बातें क्लियर हैं। तो 1921 में अगर आपसे कोई पूछे कि पहला स्पीकर कौन था, पहला स्पीकर कौन था, तो आपका जवाब होना चाहिए फ्रेडरिक वाइट। क्या जवाब होना चाहिए? फ्रेडरिक वाइट, फ्रेडरिक वाइट, ठीक। और पहले डिप्टी स्पीकर कौन थे? पहले डिप्टी स्पीकर कौन थे? तो ये थे सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा। अब देखिए एक क्वेश्चन फिर से आपके लिए आ रहा है। सच्चिदानंद सिन्हा का नाम एक जगह हम लोग और भी ले चुके हैं क्लास में, ठीक है, वो किस प्लेस में इनका नाम और आया था, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इतनी बातें क्लियर हुई। तो फ्रेडरिक वाइट पहले स्पीकर और पहले डिप्टी स्पीकर कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों गवर्नर जनरल इनको नॉमिनेट करते थे। क्या करते थे? नॉमिनेट करते थे, अर्थात नामित करते थे, नामांकित करते थे, मनोनीत करते थे। जो भी आपको कहना वो कहिए हिंदी में, ठीक है। हिंदी बहुत ही प्यारी लैंग्वेज है, तो हिंदी में आप जो भी कहना चाहें वो कहिए। लेकिन बात हो रही है कि ये इलेक्टेड नहीं थे, ये इलेक्टेड नहीं थे। तो 1921 में ये हुआ। अब 1925 में क्या हो रहा है? 1925 में क्या हो रहा है कि विट्ठल भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल, ये कौन थे? ये सरदार पटेल जी के भाई थे। ये पहले भारतीय और पहले निर्वाचित, पहले भारतीय और पहले निर्वाचित स्पीकर बनते हैं, स्पीकर बनते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो ये भी बता लेंगे, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के, ठीक है, असेंबली के, ठीक है, मतलब केंद्रीय विधायिका या केंद्रीय विधानसभा के जो स्पीकर हैं, पहले इलेक्टेड और पहले भारतीय स्पीकर कौन है? विट्ठल भाई पटेल, सरदार पटेल जी के भाई। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। और जब हम लोग स्वतंत्र हो गए और जो पहली लोकसभा बनी हमारे स्वतंत्र भारत की, उसके लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि हम बता चुके हैं, ठीक है। और उसके उपाध्यक्ष कौन है? उनको मैं बता देता हूँ, ए अयंगर जी, ए अयंगर जी। और ये जो ए का फुल फॉर्म है वो है अनंत शयनम। क्या नाम है? अनंत शयनम, ठीक है, अनंत शयनम। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी होगी। तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के अलावा एक पैनल भी होता है, ठीक है, जिसे बोला जाता है पैनल ऑफ चेयरपर्सन, पैनल ऑफ चेयरपर्सन। हिंदी के भाई बंधु बोलेंगे मेरे, अध्यक्षों का एक पैनल जो लोकसभा में बनाया जाता है। अब ये संविधान में इसकी कोई बात नहीं लिखी है, संविधान में कोई बात नहीं लिखी है, ये लिखी है रूल्स बुक में। रूल्स बुक में एक बुक है ये, जिसमें
लोकसभा कैसे चलेगी, उसमें किस तरह से काम होना है, वो उसमें ये रूल्स लिखे होते हैं। ठीक है, तो रूल्स बुक के अकॉर्डिंग स्पीकर इस पैनल के जो सदस्य हैं, स्पीकर क्या करता है, इनको नामांकित करता है, अर्थात नॉमिनेट करता है। ठीक है, कौन करता है, स्पीकर करता है। क्लियर। अभी क्या होगा कि इसमें 10 सदस्य से ज़्यादा, इस पैनल में 10 सदस्य से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर। इनमें से क्या होगा कि मान लीजिए स्पीकर नहीं है, ठीक है, डिप्टी स्पीकर नहीं है, तो इस पैनल में से कोई भी, इस 10 सदस्य में से कोई भी मेंबर उस समय लोकसभा की अध्यक्षता कर सकता है। क्लियर। इतनी बातें क्लियर हुई आपको। तो मैंने अभी आपको यही बताया कि जब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर एब्सेंट होंगे, ध्यान दीजिएगा, वेकेंट नहीं, एब्सेंट होंगे, तो इस पैनल से निकलकर कोई भी सदस्य लोकसभा की अध्यक्षता करेगा। लेकिन मान लीजिए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों का ऑफिस हो गया वेकेंट, अर्थात इसमें रिक्ति आ गई, तो क्या होगा, प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति उस बंदे को नॉमिनेट करेगा। ठीक है, उस बंदे को अपॉइंट करेगा कि भाई आप जाके लोकसभा की अध्यक्षता करिए। ठीक है, तो ये पैनल कब पिक्चर में आता है, जब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर एब्सेंट होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, अगर वेकेंट है वो पद, तो ये जो पैनल है ये पिक्चर में नहीं आएगा। इसको अपॉइंट कौन करता है, स्पीकर। क्या ये संविधान में लिखा है, नहीं जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये लिखा है रूल्स बुक में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब एक टर्म आपके सामने निकल कर आता है, वो है स्पीकर प्रोटम, या आप लोग इसे बोलते हैं प्रोटेम स्पीकर, जिसको इंग्लिश में लिखा जाता है प्रोटेम स्पीकर या स्पीकर प्रोटेम, कुछ भी कर लीजिए आप। ठीक है, ये एक तो बताएं, प्रोटेम स्पीकर का जो पद है ये तब अपॉइंट होता है जब जो पुरानी लोकसभा थी, ठीक, पुरानी लोकसभा थी वो चली गई, और जो नई लोकसभा है उसकी जैसे फर्स्ट मीटिंग आएगी, तो जो पुराना स्पीकर है वो हट जाता है। ठीक है, तो जो नई लोकसभा है वो आएगी, तो उसके लिए तो कोई अध्यक्ष होना चाहिए ना। तो इसको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। इसको कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट करता है। तो ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। ये फैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करता है। अब यूजुअली सीनियर मोस्ट मेंबर होता है, मतलब जो उस लोकसभा के सदस्य में जो सबसे वरिष्ठतम होता है, जिसे बोलते हैं सीनियर मोस्ट, वो यूजुअली चुना जाता है प्रोटेम स्पीकर के पद के लिए। ठीक है, और इसके पास वही पावर्स होती हैं जो स्पीकर के पास होती है। ठीक है, ये फर्स्ट सिटिंग न्यूली इलेक्टेड लोकसभा की अध्यक्षता करता है, और इसका जो मेन ड्यूटी है वो क्या है, वो जो लोकसभा के सदस्य, जो न्यूली इलेक्टेड लोकसभा आई है, मतलब जो नई निर्वाचित लोकसभा आई है, उसके जो सदस्य हैं, इसका मेन काम क्या है, उनको शपथ दिलवाना। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि संसद का सदस्य बनने के लिए आपको शपथ खाए होना चाहिए। आप शपथ खाएंगे तभी बैठ पाएंगे सदन में, अथवा नहीं बैठ पाएंगे। क्लियर। तो हम लोगों ने क्या क्या समझा, स्पीकर समझा, डिप्टी स्पीकर समझा, और प्रोटेम स्पीकर समझा। प्रोटेम स्पीकर को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। अब हम लोग आ जाते हैं राज्यसभा के चेयरमैन पे, राज्यसभा के चेयरमैन पे। ठीक है, चेयरमैन, या जिसे चेयरपर्सन आज के ज़माने में बोला जाता है, जेंडर न्यूट्रल के लिए। ठीक है, क्योंकि ये जो मैन है ये ज़्यादातर किसको डिनोट करता है कि आप पैट्रियार्कल सोसाइटी में रहते हैं, मतलब एक पितृसत्तात्मक समाज में रहते हैं। लेकिन इसलिए आप शब्द इस्तेमाल किया जाता है चेयरपर्सन। तो चेयरपर्सन एक ब्यूटीफुल शब्द है, इसको आप जब भी मेंस में अगर इंग्लिश में लिखना है तो चेयरपर्सन शब्द इस्तेमाल करिए तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, अब देखिए जो चेयरपर्सन है,
मैंने आपको बताया था कि राज्यसभा का चेयरपर्सन कौन होगा, वो होगा वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। और ये वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिसियो चेयरपर्सन हो जाएंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि जो लोकसभा का स्पीकर है या डिप्टी स्पीकर है, वो लोकसभा के सदस्य में से ही चुन के आते थे। तो जो स्पीकर है और डिप्टी स्पीकर है वो लोकसभा का सदस्य होता था। लेकिन जो चेयरमैन है, कौन, वाइस प्रेसिडेंट, ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, सदस्य नहीं होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद होना चाहिए। क्लियर। इसके पास भी कास्टिंग वोट की पावर है, कास्टिंग वोट की पावर है। दूसरी बात, रिमूवल प्रोसेस मैंने आपको बताया था कि जब भी इसका रिमूवल प्रोसेस है वो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होगा। सबसे पहले उसमें इफेक्टिव मेजॉरिटी लगेगी, ये सब हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। उसके बाद लोकसभा में सिंपल मेजॉरिटी लगेगी और रिमूव कर दिया जाएगा और 14 दिन का एडवांस नोटिस दिया जाएगा, ये भी हम लोगों ने देखा। लेकिन जब ये रिमूवल प्रोसेस चलेगी तो ये बंदा वहाँ बैठ सकता है, ठीक है, बैठ सकता है, बोल सकता है। लेकिन जो लोकसभा का स्पीकर था वो वोट भी दे सकता था उसमें। लेकिन राज्यसभा का जो चेयरमैन है अर्थात वाइस प्रेसिडेंट हैं, इनको वोट देने का अधिकार नहीं है। जब भी रिमूवल वाली मीटिंग चलेगी तो लोकसभा का स्पीकर वहाँ वोट भी कर सकता था, लेकिन इनको वोट देने का अधिकार नहीं है। स्पीकर वोट देने का अधिकार था फर्स्ट इंस्टेंस में, ठीक है। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है, बाकी सारी चीज़ें लगभग उसी तरीके की हैं। और डिप्टी चेयरमैन आप देख लीजिए, डिप्टी चेयरमैन अर्थात उपाध्यक्ष, राज्यसभा के उपाध्यक्ष, इन्हें इंग्लिश में बोला जाएगा डिप्टी चेयरमैन, डीसी, ठीक है। अब देखिए सारी चीज़ें लगभग वही हैं। डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा के सदस्य में से चुने जाते हैं, ठीक है। इसलिए जो डिप्टी चेयरमैन है वो राज्यसभा का सदस्य हो जाएगा। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक। जो राज्यसभा का चेयरमैन है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं है, तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। बाकी जो इसका ऑफिस है वो वेकेट कब होगा, रिक्ति कब होगी इसके पद पे, वही चीज़ें कि अगर वो राज्यसभा की जो सदस्यता है वो रद्द हो जाए, ठीक है, ये अपना रिज़ाइन किसको देगा, डिप्टी चेयरमैन रिज़ाइन किसको देगा, चेयरमैन को देगा। ऑब्वियस है। वाइस प्रेसिडेंट अपना रिज़ाइन किसको देते हैं, एक क्वेश्चन ये आपके सामने, इसका जब भी जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, अगर आप इतने क्वेश्चन में से अगर मान लीजिए 95% भी आंसर दे दिए तो समझिए आपके जो फैक्ट्स हैं वो एकदम तरोताज़ा हैं, दिमाग में बिल्कुल रच बस चुके हैं, ठीक है। तो ये अपना रिजर्वेशन किसको दे रहे हैं, चेयरमैन को दे रहे हैं। जैसे कि स्पीकर किसको देता था, डिप्टी स्पीकर को, और डिप्टी स्पीकर किसको देता था, स्पीकर को, ठीक। एज सिंपल एज दैट। बाकी मैंने अभी आपको रिमूवल प्रोसेस बता ही दिया है। इसके पास भी कास्टिंग वोट की पावर होती है, कास्टिंग वोट की पावर डिप्टी चेयरमैन के पास भी होती है, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि जब चेयरमैन का जो पद है वो वेकेंट हो या चेयरमैन आपके वाइस प्रेसिडेंट होते हैं और ये जब वाइस प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करने लगे, देखिए क्या हो रहा है, जब चेयरमैन का पद वेकेंट हो, ठीक, क्लियर हो गई बात। लेकिन मान लीजिए ये चेयरमैन जो कि वाइस प्रेसिडेंट होता है ये प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करने लगे, तब क्या करेगा, ये चेयरमैन बन जाएगा राज्यसभा का, ठीक है। और वही सारी पावर अपनाएगा जो कि एक राज्यसभा के चेयरमैन के पास होती है। इतनी बातें क्लियर हैं। लेकिन जो डिप्टी चेयरमैन है वो राज्यसभा के चेयरमैन का सबऑर्डिनेट नहीं है, ठीक है। ये भी बात ध्यान रखनी, मतलब कोई छोटा पद नहीं है कि मैं तुम्हारे अधीन हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। कास्टिंग वोट की पावर मैंने भी आपको बता ही दी। इसमें भी पैनल होता है, पैनल इसमें भी होता है, ठीक है। पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, ध्यान दीजिएगा ये वाइस चेयरपर्सन का
पैनल होता है, चेयरपर्सन का पैनल नहीं होता, क्योंकि चेयरपर्सन सिर्फ एक है, वो है वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट भी सिर्फ एक होता है। तो इसका जो पैनल है वाइस चेयरपर्सन का है। इसको नॉमिनेट कौन करता है? इसको नॉमिनेट कौन करता है? चेयरमैन करता है। ठीक है, वहाँ स्पीकर करते थे, यहाँ चेयरमैन करते हैं। क्लियर? ये रूल्स बुक में लिखा हुआ है, किसकी? राज्यसभा की। ठीक है, नियम किताब में लिखा हुआ है, राज्यसभा की नियम किताब में लिखा हुआ है। बाकी प्रोविजंस लोकसभा के पैनल की तरह ही हैं कि अगर एब्सेंस होगी तब तो इस पैनल में से कोई सदस्य अध्यक्षता कर लेगा। लेकिन अगर वैकेंसी होगी, अर्थात मतलब डिप्टी चेयरपर्सन नहीं है, ये वेकेंट है, तो प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति एक व्यक्ति को अपॉइंट करेगा और वो उसकी अध्यक्षता करेगा। ठीक है, तो ये बात आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। इतनी बातें क्लियर हैं। अब थोड़ी बात लीडर्स पर कर लेते हैं। लीडर्स, ठीक है, अर्थात जो लीडर होते हैं, ठीक है, जो संसद में जो लीडर होते हैं, अब मान लीजिए कोई हाउस है, चाहे लोकसभा ले लीजिए चाहे राज्यसभा ले लीजिए, तो उसमें एक लीडर ऑफ द हाउस होता है। लीडर ऑफ द हाउस ये यूजुअली कौन होता है? ये होता है आपका प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। ठीक है, मान लीजिए प्रधानमंत्री राज्यसभा से निर्वाचित होकर आया है। ठीक है, अच्छा मुझे दो ऐसे प्रधानमंत्री का नाम बताइए जो राज्यसभा के मेंबर थे। तो मान लीजिए प्रधानमंत्री राज्यसभा का मेंबर है, तो लोकसभा में लीडर कौन होगा? जिसको प्रधानमंत्री अपॉइंट कर देगा, जिसको बता देगा भैया तुम हो लीडर। ठीक, और एक होते हैं लीडर ऑफ द अपोजिशन। लीडर ऑफ द अपोजिशन अर्थात विपक्ष का लीडर। ठीक है, इसके लिए एक शर्त थी कि आपको कम से कम जो लोकसभा चुनाव है, ठीक है, जो लोकसभा चुनाव हुआ है उसमें कम से कम आपको 1/10 सीट जीत कर आनी चाहिए। ठीक है, 1/10 सीट कर आनी चाहिए। अब देखिए क्या हुआ था, जो मोदी जी की गवर्नमेंट जो पहले आई थी 2014 में, 2014 में, उसमें क्या हुआ था कि कांग्रेस को शायद 44 सीट मिली थी। ठीक है, अब आप बताइए, मैंने आपको बताया है कि उस समय जो लोकसभा का जो टोटल स्ट्रेंथ था वो 552 था। इसका अगर आप बटा 10 करेंगे तो कितना निकल जाएगा? लगभग 55.2, तो मान लीजिए 55। ठीक है, लेकिन ये 44 थी। तो उस समय समस्या खड़ी हो गई कि यार लीडर ऑफ द अपोजिशन कौन है? कोई है ही नहीं, कोई बचा ही नहीं, क्योंकि जितनी सीटें मिनिमम चाहिए थी 1/10 वो तो इसको मिली ही नहीं है। तो लीडर ऑफ द अपोजिशन कौन है? इसलिए बाद में ये प्रोविज़न किया गया कि लीडर ऑफ द लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी। ठीक है, लीडर ऑफ द लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी। अब जैसे कांग्रेस को 44 सीटें मिली थी, तो कांग्रेस उस समय लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी थी, मतलब विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी जिसको सबसे ज़्यादा सीटें मिली हुई हैं। खैर 44 सीटें भी बहुत कम होती हैं। तो बाद में प्रोविज़न किया गया, ये इसलिए किया गया क्योंकि जो अपोजिशन का लीडर है वो बहुत सारी कमेटी में अपनी भूमिका निभाता है। ठीक है, तो बाद में जब कमेटी नहीं बनेगी तो भूमिका कैसे निभाएगा? इसलिए बोला गया भैया लीडर ऑफ द लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी का प्रावधान कर दो। क्यों? क्योंकि एक लहर ऐसी आई कि कोई इतनी सीट पाया ही नहीं कि वो लीडर ऑफ द अपोजिशन बन सके। क्लियर? अब देखिए एक प्रावधान और है जो आप जानते हैं, अक्सर सुनते हैं जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है तो इसका प्रावधान जरूर सुनते हैं, जिसे बोलते हैं व्हिप। ठीक है, ये व्हिप ना आपके संविधान में लिखी है, ना कोई रूल बुक में लिखी है। ठीक है, ना कोई रूल बुक में लिखी है, ना किसी पार्लियामेंट के किसी कानून में लिखी है। तो ये बातें पहले आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। पहली बात ये हो गई। व्हिप का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई डिसीजन है, वो पार्टी ले रही है, आप उस पार्टी के सदस्य हैं,
तो आपको उस विप के अनुसार काम करना है। पार्टी बता देगी भैया ये करो तो आपको ये कर देना है, मतलब इस पे वोट करो तो वोट कर देना है, इस पे वोट ना करो तो वोट नहीं करना है। मतलब जैसा आपकी राजनीतिक पार्टी आपको दिशा निर्देशित करती है वैसा वैसा ही काम आपको बिल्कुल करना है। जैसे मान लीजिए आप आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं, ठीक है, मैं सभी पार्टी को लेके चलता हूँ। मान लीजिए आप आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं। अब आम आदमी पार्टी ने क्या कर दिया, विप जारी कर दिया, ठीक। तो आप संसद में अर्थात चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा में आप उसी विप के अनुसार, विप के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। विप के अकॉर्डिंग जो दिशा निर्देश आपको दिया गया है उसी अनुसार आप फैसला लेंगे। क्लियर। तो आज हम लोगों ने बहुत सारा देखा है, बहुत सारा कंटेंट आज हम लोगों ने देखा है। आप इसको रिवाइज करिएगा अच्छे से, ठीक है। उसके बाद हम लोग पार्लियामेंट नेक्स्ट चैप्टर में ख़त्म कर लेंगे। ये आपका पार्लियामेंट पार्ट 1 था। पार्लियामेंट बहुत बड़ा चैप्टर है तो हम लोग पार्ट में डिवाइड करेंगे ताकि आपको याद करने में, कंटेंट कंज्यूम करने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।